हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सीरीज 68 के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेटो अरस्तु नीतिशास्त्र, आचार आचरण संहिता डिफरेंस, निजी सार्वजनिक नैतिकता, संकल्प की स्वतंत्रता। इसमें हम 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों ही कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के नीतिशास्त्र विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्लेटो और अरस्तु के नीतिशास्त्र पर क्या विचार है, उन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब अंतर का प्रश्न आता है तो आपको एक तरफ ये और एक तरफ ये, फिर बीच में लाइन बना के आपको उत्तर देना होता है। साथ में आप एक और कैटेगरी बना सकते हैं ऐसे, इधर भी आप कुछ जो भी पॉइंट से, जिस पॉइंट से रिलेटेड आप बात लिख रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन दो तो आपको बना के ही आने हैं। इससे एग्जामिनर को इजी भी होता है चेक करने में, प्लस में आपका उत्तर जो है काफ़ी अच्छा दिखता है। ठीक है, तो प्लेटो और अरस्तु में देखते हैं सबसे पहले अंतर। प्लेटो के अनुसार 4 सद्गुण हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो पे तो प्रश्न भी जो है आरएस मेंस 2023 में आया है। अरस्तु के अनुसार सद्गुणों की संख्या अनेक है। ठीक है, सद्गुणों की संख्या कितनी है? अनेक है। इसके अनुसार 4 सद्गुण हैं, विवेक, साहस, संयम। जब इनका हम उचित ढंग से प्रयोग करते हैं तो न्याय नामक एक नए सद्गुण की उत्पत्ति भी होती है। तो इस तरह से 4 जो है हो गए प्रधान सद्गुण, इसमें न्याय है। ठीक है, फिर है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? मुख्य सद्गुण का सिद्धांत इन्होंने दिया, जबकि अरस्तु मध्यम मार्ग के सिद्धांत की बात करते हैं। न्याय हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। इसमें समान न्याय जो है वो समान वितरणात्मक प्रणाली पर आधारित है। यानी ये प्लेटो के अनुसार हस्तक्षेप का मतलब ये है कि विवेक, साहस, संयम, यानी जो भी वर्ग है, शासक वर्ग हो गया, ठीक है, या फिर सैनिक वर्ग हो गया, या फिर जो निचला वर्ग हो गया, वो तीनों अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो उसको हस्तक्षेप नीति कहते हैं। जबकि न्याय ये बोलता है कि समान, यानी संसाधनों का वितरण जो होता है अरस्तु के अनुसार, वो वितरणात्मक प्रणाली जो है समान हो, सभी को जो है समान अवसर मिले और समाज के संसाधनों का वितरण जो है वो समान रूप से हो। ठीक है, फिर सद्गुणों का विभाजन भौतिक और अभौतिक के रूप में करते हैं। सद्गुणों का विभाजन बौद्धिक और अबौद्धिक के रूप में करते हैं, जबकि सद्गुणों के यहाँ पे विभाजन है, सद्गुणों के विभाजन बौद्धिक और नैतिक के रूप में करते हैं। ये तो बौद्धिक और अबौद्धिक, और जबकि ये बौद्धिक और नैतिक के रूप में करते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये 50 वर्ड्स 20 वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर। अब प्रश्न है आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है वर्ड में, आचार और आचरण। अब हम बात करें नैतिक संहिता। नैतिक संहिता का मतलब हो गया हमारा आचार संहिता। आचार संहिता और ये हो गया आचरण संहिता। इसी तरह से हमको डिफ्रेंशिएट करके उत्तर देना है। 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स दोनों में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो भी आरएस मेंस का पेपर हुआ है उसमें पहले ये लगता था कि 20 वर्ड्स में जो है बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बार जो है बड़े प्रश्न 50 वर्ड्स वाले में चांसेस होते हैं वो 20 वर्ड्स में प्रश्न पूछ लिए गए हैं, और 20 वर्ड्स वाले जो प्रश्न होते हैं, कई प्रश्न लगते हैं, उनको 50 वर्ड्स में पूछ लिया गया है। तो वो तो अब काफ़ी चेंजेज हो चुका है, कोई भी प्रश्न 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। तो नैतिक संहिता है, सामान्य मूल्य आते हैं जो नैतिकता से संबंधित होते हैं। आचरण संहिता में मूल्यों से प्राप्त हुए सिद्धांत आते हैं जो कानून और नियमों को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, इसमें नैतिक संहिता में सामान्य मूल्य आते हैं जो हम प्रयोग में लेते हैं, जो नैतिकता से संबंधित होते हैं, जबकि इसमें मूल्यों से प्राप्त सिद्धांत आते हैं जो कानून और नियमों को स्पष्ट भी करते हैं। इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, विस्तृत होता है, पूरे समाज पर ये लागू होते हैं, जबकि आचरण संहिता सीमित क्षेत्र, सामान्य व्यक्ति या सरकारी या व्यावसायिक आचरण पर ही ये लागू होते हैं। तो इनका सीमित क्षेत्र हो गया, संकुचित क्षेत्र हो गया, इनका व्यापक और विस्तृत हो गया नैतिक संहिता वालों का। फिर है प्राय सामान्य व अमूर्त होती है। नैतिक संहिता सामान्य होती है प्लस में अमूर्त होती है, यह विशिष्ट और मूर्त होती है। ठीक है, यानी दिखाई भी देती है आचरण संहिता कि व्यक्ति किस तरह से आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो ये उसमें दिखाई देती है, झलकती भी है। नैतिक संहिता सामान्यतः स्थायी होती है, जबकि आचरण संहिता में परिवर्तन होता रहता है। समाज के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आचरण जो है बदलते रहते हैं। यह नैतिक उत्तरदायित्व होते हैं जिनका पालन सभी को करना होता है, यानी ये आवश्यक होते हैं, इनका पालन सभी को करना होता है। ये नैतिक व्यवहार होते हैं, मूल्यों के अनुसार करते हैं। ठीक है, मूल्यों का अनुसरण करते हैं, ये नैतिक व्यवहार होते हैं, मूल्यों का अनुसरण करते हैं। मूल्य जिस तरह के होंगे उसी तरह से ये अनुसरण करने लग जाएंगे।
इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, इसके कानून के उल्लंघन का आचरण नहीं उदाहरण। ठीक है, इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, इसके कानून के उल्लंघन का आचरण नहीं होता। जबकि इसमें क्या होता है, नियमों के अनुसार दंडित भी किया जा सकता है। अब अगर उदाहरण की बात करें तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ठीक है, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ये सब नैतिक संहिता के अंतर्गत आते हैं, सभी विभागों के लिए समान होते हैं। जबकि अगर हम आचरण संहिता में बात करें तो अलग कार्यालय का समय समय अलग अलग होना, ठीक है, मान लो 2 कार्यालय है, उनका समय अलग अलग होना, तो वो आचरण बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होना। लेकिन नैतिक संहिता में क्या होगा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जो भी मूल्य होंगे वो सभी के लिए क्या होंगे, समान होंगे, और इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 100 वर्ड्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, निजी जीवन में नैतिकता आवश्यक रूप से सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की ओर ले जाती है, स्पष्ट कीजिए। निजी जीवन में जो नैतिकता है वो आवश्यक रूप से ही सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की ओर ले जाती है, इसके स्पष्ट करना है 100 वर्ड्स में। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। निजी नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच अनुक्रियात्मक संबंध पाया जाता है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। निजी जीवन में नैतिकता सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को जन्म दे सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य, विश्वास और व्यवहार अक्सर उनके सार्वजनिक जीवन में उनके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य हो गए, विश्वास हो गए या व्यवहार हो गया, वो उनको सार्वजनिक जीवन में उनका जो भी कार्य होंगे प्लस में जो भी कृत्य होंगे उनके निर्णयों को डेफिनेटली वो प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसी से जो है वो डिसाइड होता है कि वो निजी जीवन में जैसा बिहेव करते हैं उसी से लगता है कि वो सार्वजनिक जीवन में किस तरह से कार्य करेंगे। जो व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक है वह निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक होगा। जो व्यक्ति निजी जीवन में उदारता, प्रेम, मानवीय मूल्यों इत्यादि को आत्मसात करता है वह सार्वजनिक जीवन में भी इन्हीं मूल्यों का पालन करता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है अपने ज्ञान को चरित्र, आचरण अथवा व्यवहार में प्रकट करता है, सुकरात ऐसा कहते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है अपने ज्ञान को चरित्र, क्योंकि ज्ञान ही सद्गुण है, चरित्र, आचरण अथवा व्यवहार में प्रकट करता है, ये सुकरात ने ऐसे बोला है। अभी हम बात करें आरएएस जो इंटरव्यू जब होएंगे 2024 में, तो उसमें भी जो है ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शामिल कर लिए गए हैं। तो मनोवैज्ञानिक शामिल करेंगे तो आप निजी जीवन में जिस तरह से पूरे व्यवहारिक रहेंगे, नैतिक रहेंगे, अपने व्यवहार को सामान्य रखेंगे, वही आपका व्यवहार जो है वो सार्वजनिक जीवन में, यानी जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप वो उसमें झलकेगा। तो आपको अभी से ही जो है वो अपने व्यवहार में जो है वो चीज़ें ले आनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप निजी जीवन जीवेंगे वैसा ही आपका सार्वजनिक जीवन में भी आपको वैसा ही जो है वो आपका व्यवहार झलकेगा। तो आपको अभी से ही ये फॉलो करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में विश्वास करता है तो वे उन्हीं मूल्यों को अपने पेशेवर संबंधों और सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरों के साथ बातचीत में ले जाने की अधिक संभावना रखते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करता है तो उसके सार्वजनिक जीवन में दूसरों के प्रति उन्हीं गुणों को विकसित करने की अधिक संभावना होती है। यानी जैसे मूल्यों को वो आत्मसात कर लेता है वैसे ही वो गुण जो है वो सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शित करता है। कहने की सार यही है। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति के निजी जीवन में नैतिक सिद्धांतों का अभाव है तो इसका असर उसके सार्वजनिक जीवन पर भी पड़ने की संभावना होती है। अगर हम देखें किसी व्यक्ति का निजी जीवन है, ठीक है, उसमें नैतिक सिद्धांतों का अभाव हो गया तो सार्वजनिक जीवन में भी उसमें नैतिक सिद्धांत जो है उनका अभाव होगा। क्योंकि अगर किसी में मान लो बेईमानी का जो है वो गुण दुर्गुण जो है वो समावित हो गया है तो वो सार्वजनिक जीवन पर भी झलकेगा। यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप सद्गुणों को आत्मसात कर रहे हैं या दुर्गुणों को आत्मसात करने हैं, अच्छे मूल्यों का समावेश कर रहे हैं या बुरे मूल्यों का समावेश कर रहे हैं, उनका प्रभाव डेफिनेटली जो है आपके सार्वजनिक जीवन पर पड़ने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों में बेईमान है तो उसके पेशेवर जीवन में भी अनैतिक व्यवहार में शामिल होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, फिर इसलिए हमारे निजी जीवन में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को की मजबूत भावना पैदा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह हमारे सार्वजनिक जीवन में भी हमारे व्यवहार और निर्णय लेने पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि अच्छे मूल्य अगर हम निजी जीवन में आत्मसात करते हैं, ठीक है, नैतिक मूल्यों की भावना को हम अच्छी तरह से मजबूत करते हैं, अच्छे नैतिक मूल्यों का अपने जीवन में समावेश करते हैं, तो सार्वजनिक जीवन में यह हमारे व्यवहार और हमारे निर्णय लेने में प्लस में हमारे कार्य करने में हमारे सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से सार्वजनिक और निजी जीवन वाला जो है प्रश्न उसका उत्तर हम दे सकते हैं। आप इनकी शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न अच्छा लगता है तो आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें अपने उत्तर जो है वो आप लिख सकते हैं। मैंने पूरी सीरीज जो है वो
प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है, उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जो है सारी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है संकल्प की स्वतंत्रता क्या है, इसकी प्रमुख शर्तों का उल्लेख करें, करते हुए मानवीय जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। यानी संकल्प की स्वतंत्रता बतानी है, फिर उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या हैं और ये मानवीय जीवन में किस तरह उपयोगी है स्पष्ट करें। 10 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक है, 100 वर्ड से पूछा जा सकता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न है, आने वाली मेंस एग्जाम के लिए, जब भी एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार में पूछा नहीं गया तो हो सकता है अगली मेंस में ये पूछा जाए। बिना किसी बाह्य दबाव या प्रलोभन के अपनी इच्छा अनुसार किसी कर्म को करने या न करने की स्वतंत्रता को ही संकल्प की स्वतंत्रता कहते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले हम संकल्प की स्वतंत्रता बताएंगे। तो संकल्प की स्वतंत्रता हो गई बिना किसी बाह्य दबाव या प्रलोभन के स्वयं की इच्छा के अनुसार किसी कर्म को करने या किसी कार्य को करने या न करने की स्वतंत्रता क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता है। इसमें पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, अतः इसे अनियतत्ववाद या अकस्मात सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें कोई पूर्वानुमान नहीं होता है, इसलिए इसे अनियतत्ववाद या अकस्मात सिद्धांत भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार किस तरह से कार्य करेगा, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है। फिर शर्तों की बात करें तो शर्त है 3, कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य और विकल्पों की उपस्थिति। यानी हम बात करें कर्म करने की क्षमता, जो व्यक्ति जो है संकल्प की स्वतंत्रता रखता है तो उसमें कर्म करने की क्षमता यानी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ज्ञान और उद्देश्य क्या है वो भी पता होना चाहिए, प्लस में बहुत सारे विकल्प है उसकी उपस्थिति भी होना चाहिए, तभी तो वो सेलेक्ट कर पाएगा अपनी स्वतंत्रता रहित होकर, स्वतंत्र होकर जो है वो विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर पाएगा। तो पहले हम बात करें कर्म करने की क्षमता। कर्म करने की क्षमता क्या है, मानव को कर्म करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होकर कर्म के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी होकर कर्म करना चाहिए। अर्थात मानव को कर्म करने के लिए शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, यानी शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, साथ ही मानसिक क्षमता भी होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग होकर कर्म के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी होकर कर्म करना चाहिए। फिर दूसरा है ज्ञान और उद्देश्य। मानव द्वारा किया गया कोई कर्म अज्ञानतावश या बिना किसी उद्देश्य के होता है तो व्यक्ति को उस कर्म के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए ज्ञान और उद्देश्य से होकर ही जो है वो कर्म किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर कोई कर्म का ज्ञान और उद्देश्य ही नहीं होगा तो व्यक्ति को किस कर्म के आधार पर जो है नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसलिए ज्ञान और उद्देश्य को होना अति आवश्यक है। विकल्पों की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों का नैतिक मूल्यांकन होता है। क्योंकि अगर बहुत सारे विकल्प होंगे तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर जब व्यक्ति कर्म करेगा तो उसके नैतिक मूल्यांकन को करना आसान होता है। उसी के आधार पर मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार यदि मनुष्य के पास कर्म करने की क्षमता है पर विकल्पों की अनुपस्थिति तथा ज्ञान के अभाव के कारण किसी कार्य के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा जा सकता है, यानी इन तीनों में से कोई भी एक तत्व नहीं होगा तो नैतिक रूप से उत्तरदायित्व व्यक्ति नहीं होगा। क्योंकि अगर मनुष्य के पास मान लो कर्म करने की क्षमता है लेकिन 2 विकल्प जो है, विकल्पों की अनुपस्थिति होगी और ज्ञान का अभाव भी होगा, तो नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता में तीनों शर्तों क्षमता, यहाँ पर क्षमता है, क्षमता, ज्ञान, विकल्प की उपस्थिति, ये तीनों का सामंजस्य या उपस्थिति के आधार पर ही मनुष्य के कर्मों का नैतिक मूल्यांकन होता है। इस प्रकार संकल्प की स्वतंत्रता मनुष्य की चेतना। अब हम बात करें कि मानवीय जीवन में क्या उपयोग है, तो संकल्प की स्वतंत्रता क्या करती है, मनुष्य की चेतना, तर्क संगतता यानी तर्क करने की क्षमता, इच्छा शक्ति क्या है, व्यक्तिगत स्वायत्ता, स्वतंत्रता, उसकी जिम्मेदारी, आत्मनिर्णय इत्यादि को नैतिक आधार प्रदान करता है। यानी संकल्प की स्वतंत्रता मनुष्य की चेतना को, तर्क को, संगतता को, इच्छा शक्ति को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या स्वायत्ता को, जिम्मेदारी, आत्मनिर्णय सभी को नैतिक आधार प्रदान करती है। संकल्प की स्वतंत्रता मनुष्य के लक्ष्यों, मानवीय विकास को प्राप्त करने हेतु मूल्यांकन का नैतिक आधार भी प्रदान करती है। साथ ही क्या करती है, संकल्प की स्वतंत्रता मनुष्य के जो भी लक्ष्य हैं, मूल्य हैं, मानवीय विकास, उनको प्राप्त करने के लिए नैतिक आधार भी प्रदान करती है। तो इस तरह से मानवीय जीवन में इसका उपयोग हो गया। आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। अगली सीरीज़ में हम और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए।